हेलो एवरीवन। वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 31 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सैटेलाइट GSAT-18। देन हम देखेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में कि इसका आयोजन क्यों कराया जा रहा है और कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये कार्य किया जा रहा है। देन हम देखेंगे पीएम वानी स्कीम के बारे में। साथ ही देखेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद देखेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में कि ये किस कार्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है और क्या इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही हम देखेंगे नामिस के बारे में जिसको नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और लास्टली हम देखेंगे लुइस ग्लेशियर के बारे में। यह अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, what kind of satellite is GSAT-18 that was recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है GSAT-18 किस प्रकार का उपग्रह है जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है। आपके ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक तरीके का संचार उपग्रह है। आप देख सकते हैं द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रेज्ड कंसर्न्स ओवर द इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी ऑफ GSAT 18 due to underutilization of 6 transponders until 2027. The committee recommended that the Department of Space exercise greater financial prudence in satellite projects using public funds. And a revenue loss of 117 crore was reported due to idle transponders. आपने देखा कि GSAT-18 जो है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया था इसरो ने ऑन October 5th 2016. It was launched using the Ariane 5 VA231 rocket from Kourou, French Guiana, with a lift of weight of 3,404 kg, and the satellite has a 15-year mission life until 2032 and was injected into geosynchronous transfer orbit. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो GSAT-18 है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry has launched the digital crop survey system? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली को शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम जो है ये लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम टू कलेक्ट रियल टाइम क्रॉप डाटा थ्रू अ मोबाइल इंटरफेस। It provides accurate, up-to-date crop area details for better production estimate. AgriStack was developed under the Digital Personal Data Protection Act 2023, ensuring farmers' data privacy and security. Farmers' data is collected only with consent and shared securely using encryption, APIs, and token-based authentication. The system follows cybersecurity guidelines from
mighty and sat in with regular security audits. Digital inclusion is ensured via farmer producer organizations, Krishi Sakhis and common service centers. सो आप ध्यान रखेंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे जो सिस्टम है ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम वाणी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो पीएम वाणी योजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटरनेट सर्विसेज या फिर एग्रीकल्चर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो पीएम वाणी स्कीम जो है ये इंटरनेट सेवाओं से संबंधित है। आप देख सकते हैं पीएम वाणी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। So this framework aims to expand public Wi-Fi hotspots to build a digital India. Public data offices set up and operate Vani complaint Wi-Fi hotspots and must partner with the public data office aggregator for internet services. And as of March 2025, India has 278,439 PM Vani Wi-Fi hotspots. So this scheme was launched by the Department of Telecommunication in December 2020 और इसका उद्देश्य है to boost digital infrastructure especially in rural areas and generate employment for small and micro entrepreneurs. So it provides low cost internet to underserved urban poor and rural households. तो आप ध्यान रखेंगे पीएम वाणी ये जो योजना है ये शुरू की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यहाँ पर जो जैव विविधता का कन्वेंशन है उसके उद्देश्यों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द CBD's sole focus is on conserving endangered species. Second, sustainable use of biodiversity resources is not included in the CBD's goals. And third, the CBD excludes benefit sharing from genetic resources as part of its framework. And fourth, the CBD does not address biodiversity related issues in national policies. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सीबीडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये चारों ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज CBD's गोल्स आर ब्रॉड एड्रेसिंग नॉट ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज बट ऑल्सो इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द CBD। ऐसा नहीं कि इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। देन थर्ड ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज एज अ बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज ये क्रूशियल कंपोनेंट है CBD का। And fourth is incorrect because CBD encourages the integration of biodiversity conservation and sustainable use into national policy. So ऐसा नहीं है कि national policies जो हैं उनमें इस इशू को
एड्रेस नहीं किया जाता, ये बिल्कुल किया जाता है। आप देख सकते हैं। So CBD with currently 196 contracting parties is the most comprehensive binding international agreement in the field of nature conservation and the sustainable use of natural resources. So it was opened by signing at the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992. So it has three overarching objectives जो कि हैं the conservation of biological diversity जिसमें genetic diversity, species diversity और habitat diversity ये तीनों ही शामिल हैं. Then the sustainable use of biological diversity, the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources. So it covers biodiversity at all levels like ecosystem, species, and genetic resources. And the CBD's governing body is the Conference of Parties. और इसका सेक्रेटेरिएट है मॉन्ट्रियल कनाडा में. So to support implementation of the CBD objectives, two internationally binding agreements were adopted within the framework. और ये agreements हैं. पहला है कार्टोजेना प्रोटोकॉल which was adopted in 2000 and entered into force in 2003. It regulates the transboundary movement of living modified organisms. And second one is Nagoya Protocol. इसको अडॉप्ट किया गया 2010 में. It establishes a legally binding framework to access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their use. सो सीबीडी की बात करें तो उससे संबंधित जो दो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं वो एक तो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. एंड सेकेंड, Parliamentary standing committees examine bills, budgets, and policies in detail and submit reports to the Parliament. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. सो आपको बताना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहां पर ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं द बिजनेस Advisory Committee is classified as a standing committee in the Indian Parliament, and it plays a crucial role in organizing the legislative business of the House, ensuring the efficient allocation of the time for discussions on various bills and issues. So, standing committees are permanent committees that work continuously to scrutinize legislation, budgets, and government policies. So they conduct detailed examinations and submit their findings and recommendations to Parliament, aiding in informed decision making. सो आप ध्यान रखेंगे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि भारतीय संसद में होती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नमिस जिसका फुल फॉर्म है नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, थर्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड.
आपको बताना है नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का जो विकास है या इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आप देख सकते हैं द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड 2500 crore rupees contract for NAMIS and light vehicles. So NAMIS was developed by DRDO. So it was developed by the Defense Research and Development Laboratory जो कि पार्ट है डीआरडीओ का एंड प्रोड्यूस्ड बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. So it is a tracked version of the NAG anti-tank guided missile mounted on BMP-2 chassis. So a third generation fire and forget missile, it locks onto targets using an imaging infrared seeker, and it can destroy heavily armored tanks including those with composite and reactive armor. सो आप ध्यान रखेंगे नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने और इसको प्रोड्यूस किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Louis Glacier, which was seen in the news due to its rapid melting, is located on which mountain? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लुइस ग्लेशियर जो कि अपनी तेजी से पिघलने के कारण हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस पर्वत पर स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस, माउंट किलिमंजारो या फिर माउंट कीनिया. आपको बताना है हाल ही में खबरों में रहा जो लुइस ग्लेशियर है यह किस पर्वत पर स्थित है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये स्थित है माउंट कीनिया पर. आप देख सकते हैं climate change is rapidly melting glaciers on Mount Kenya, Africa's second highest mountain. So, Lewis Glacier, once a major ice mass, has shrunk drastically and may disappear by 2030. So, the Lewis Glacier is located on Mount Kenya, and Mount Kenya is an extinct stratovolcano and Africa's second highest mountain after Kilimanjaro. So, the glacier's retreat highlights the severe impact of global warming on Africa's high altitude ice. So, काफी तेजी से जो लुइस ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये अभी न्यूज में रहा है और आप ध्यान रखेंगे ये स्थित है माउंट कीनिया पर. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.